इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के राष्ट्रपति की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। कैसे हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश, बता रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान। ईरान में हादसा हुआ और ईरान के राष्ट्रपति एक ब्रज का उद्घाटन करने गए, जहां पर एक बड़ा भव्य जो था डाम बनाया जा रहा था, आज उसका उद्घाटन था। उनकी पूरी टीम वहां पर गई थी, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर वहां थे, लेकिन जिसमें 2 हेलीकॉप्टर वापिस आ गए थे। जब जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे, उसमें अचानक से हादसा हुआ और आग लग गई। बता दें कि जितने भी उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उनकी मौत हो गई है। वहाँ के जो मीडिया चैनल थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस हादसा के बाद उनकी मौत हुई है वो छानबीन की गई। जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर गिरा वहाँ से पूरी छानबीन की गई। तो लगातार जितने भी लोग थे उस हेलीकॉप्टर में उनकी मौत हो गई है। लेकिन बताते हैं कि जिस तरह से भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ईरान के साथ हम हर संभव मदद करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ में हो। देखना यह होगा आखिरकार इस हादसा किस कारण हुआ, अभी इसकी जांच चल रही है। अब आगे की जो कार्रवाई है वहाँ के प्रशासन चेक करेगा कि 2 हेलीकॉप्टर जब वापिस आ गए तो तीसरा क्यों नहीं आया। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आकाश में जाने के बाद उस हेलीकॉप्टर में आग लगी और वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली के राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है संजय ने, बता रहे हमारे संवाददाता कमल किशोर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की योजना बना रही है। वहीं संजय सिंह ने कहा, जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से हानि पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा, मैं यह तक कहना चाहता हूं कि ऐसे हमले की योजना है कि जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। पहले भी इनके ऊपर कई बार हमले की कोशिश हुई। आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर लिखकर धमकी दी जा रही है, पटेल चौक, राजीव चौक पर लिखकर धमकी दी जा रही है। मेरा सीधा आरोप है कि हमला करने की तैयारी बीजेपी के द्वारा है। इसका पूरा संचालक पीएमओ से किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा, यह वही भाषा है जो बीजेपी की भाषा है। ऐसे बद दिमाग लोगों का इस्तेमाल बीजेपी करती है। इसमें हमला करने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों की तरफ से हम चुनाव आयोग के पत्र भी लिख रहे हैं और उनसे मिलने का समय भी मांगेंगे। अगर सीएम को खरोच भी आती है तो इसके लिए पीएमओ और बीजेपी दोनों जिम्मेदार होंगे। चुनाव आयोग इस पूरे मामले का संज्ञान ले और इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं छठे चरण में होने वाले डुमरियागंज लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनावी मैदान में। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर के जूनियर हाई स्कूल में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और वहीं जनता से अपील की। सांसद जगदम्बिका पाल के पक्ष में, जो कि भाजपा के प्रत्याशी सांसद जगदम्बिका पाल हैं, वहां मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उनके पक्ष में वोट डालने की बात कही। केशव प्रसाद मौर्य 2 बार यहाँ आ चुके हैं, जो कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने से लोगों से अपील कर रहे हैं, जो कि कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। सपा और भाजपा की कांटे की लड़ाई मानी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ दिग्गज, बड़े से बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। उनके विकास कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। आगरा के मशहूर जूता कारोबारी के यहां 2 दिन से आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। आगरा के नामचीन जूता कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग की 2 दिन से छापामार कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम 3 जूता कारोबारियों के यहाँ 2 दिन से छापामार कार्रवाई कर रही है। इन 3 जूता कारोबारियों के यहाँ सूत्रों के अनुसार 100 करोड़ से अधिक की रकम निकली है, जो 500 के नोटों की गड्डियां हैं। वो 500 के नोटों की गड्डियां इनके घर में, जूतों में के डिब्बे में और तमाम अलमारियों में, बेड में बरामद हुई हैं। आयकर विभाग के
3 जिलों के अधिकारी और अन्वेषण टीम इनकी लखनऊ, आगरा और कानपुर की लगातार 2 दिन से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार आगरा के और जो नामचीन व्यापारी हैं जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं उनके यहाँ भी छापा पड़ने की कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो अभी और पैसा जो है इनके घरों से बरामद होने की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम जो ज़मीन खरीदी गई हैं उनके कागजात, गोल्ड खरीदा गया है उनके कागजात आयकर विभाग को भी इनके घरों से बरामद हुए हैं। अब देखते हैं कि अभी रकम 100 करोड़ से कितनी ऊपर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, बता रहे हमारे संवाददाता वैज्ञानिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दिल्ली में अपने चुनावी प्रचार को समाप्त करने के बाद उत्तराखंड का रुख किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पहुंचते ही सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग की। चारधाम यात्रा, विद्युत आपूर्ति और पेयजल किल्लत की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री की ये अहम बैठक यहाँ पर रही। सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री लगातार चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति और पेयजल की जो किल्लत थी उसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री को पुष्कर सिंह धामी को मिली थी और आज उसी बाबत अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। ये समझा जा सकता है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए जितना जरूरी है, सरकार उतनी संजीदगी के साथ इस चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने का काम यहाँ पर कर रही है। मुख्यमंत्री धामी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, अधिकारियों को फील्ड में भेजे जा रहे हैं ताकि यात्रा को व्यवस्थित रहे। उत्तराखंड में आने वाले हर यात्री का आतिथ्य जो संस्कार यहाँ पर हो सके, उत्तराखंड चारधाम यात्रा जो लाइफ टाइम कही जाती है उत्तराखंड की यात्री की जिंदगी, वो यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे। तो ये कोशिशें सफल होती हुई दिख रही है, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन हसीना का अभय कैंपुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक बता रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। अगर देहरादून की बात की जाए तो रविवार को 40 से अधिक जो तापमान है वो दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है 10 सालों से अधिक का वो टूट गया है और कहीं ना कहीं जो गर्मी है और हीट वेव्स है वो लोगों को सताने लगी है। मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 तक जो हीट वेव्स चलने की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने दी है। और इसके साथ साथ अगर मैं पहाड़ी इलाकों की बात करूं जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और साथ साथ पिथौरागढ़ जैसे जिले हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल सकती है। तो चारधाम जो जा रहे हैं, पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, वहां पर अच्छी खासी जो बारिश है वो सता सकती है। साथ साथ अगर मैं मैदानी क्षेत्रों के उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह से 40 से अधिक डिग्री दर्ज हो रहा है हर दिन, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो लोगों को ऐसे में एहतियात रखने की काफी जरूरत है। जो मैदानी क्षेत्र में उनके लिए हीट वेव से बचने के लिए मुंह पे कपड़ा या फिर अन्य चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर मैं पहाड़ी इलाके की बात करूं तो हल्की बारिश के लिए छाता या फिर इस तरह की चीजें उनके पास होनी चाहिए। तो तमाम तरह का जो मौसम परिवर्तन है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने दिया है। अब देखना होगा कि जो अलर्ट है उसके अनुसार किस तरह से जो मौसम है वो परिवर्तन करता है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। तो वहीं मेरठ के थाना किठोर क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया। क्यों पीटा, बता रहे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ के थाना किठोर क्षेत्र में एक महिला को उसके पति ने बेरहमी से मारा। मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि महिला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। महिला का पति सेल्टेक्स ऑफिस में बाबू की नौकरी पे तैनात है। वहीं उसने अपनी पत्नी को इतना मारपीट की है कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। वहीं अपनी पत्नी को भर्ती कराकर उसका पति वहां से फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि उसका देवर उसके साथ लगातार बलात्कार करता आ रहा है, जिसका विरोध करना उस पीड़िता को भारी पड़ गया। मेरठ के एसपी देहात कमलेश बहादुर का कहना है कि इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और महिला की डॉक्टरी कराई जा रही है, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग।
सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में एक बार फिर से झटका लगा है। आज हाईकोर्ट में गैंगस्टर मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। 21 मई को अब इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में जो गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। मामले में सजा रद्द कराने को लेकर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का निस्तारा 30 जून तक करने का निर्देश हाईकोर्ट को दिया था। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, जिसमें आज सुनवाई नहीं हो सकी, सुनवाई टल गई। हालांकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने सजा रद्द करने की याचिका की सुनवाई होनी, वहीं दूसरी तरफ कृष्णानंद राय के परिजनों ने सजा बढ़ाने की भी याचिका दाखिल की है। दोनों मामले की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कल यानी मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से गाजीपुर से सपा प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी और लगातार कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं, अगर मामले में सज़ा कम न हुई तो वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उन्होंने चुनाव की बागडोर अपनी बेटी नुसरत को सौंपी है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोर्ट से अफजाल अंसारी को क्या राहत मिलती है या फिर हाईकोर्ट की तरफ से सज़ा बढ़ेगी। ऐसे में यह संशय अभी बरकरार है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले शख्स को यूपी एटीएस और एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पकड़ा गया शख्स राम सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और कई भारतीयों को प्रलोभन देकर उनकी कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान पहुंचा रहा था। आपको बता दें कि यूपी एटीएस और एसटीएफ को सूचना मिली कि गोवा के शिप यार्ड में काम करने वाले राम सिंह खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। वह काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ा हुआ है और वह गोवा में ही काम करते हुए कई भारतीयों को अपने चंगुल में फंसा लिया है। धन का लालच देखकर वह कई अहम जानकारियां इकट्ठा कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता रहता है। कई जहाज़ों के फोटो भी पाकिस्तान भेज दिए थे, लेकिन यूपी एटीएस और एसटीएफ ने राम सिंह को उसके आवास गोरखपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राम सिंह ने कई अहम राज भी उगले हैं। यूपी एटीएस अब कई ऐसे गद्दारों को भी पकड़ेगी जो राम सिंह के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। हालांकि अब यह देखना होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन चलाकर यूपी एटीएस और एसटीएफ ने राम सिंह को पकड़ा, अब कई और ऐसे राम सिंह जो अभी भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें यूपी एटीएस और एसटीएफ किस तरह दबोचेगी, यह देखने वाला दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संभल की गंगा नदी में 3 बच्चे डूब गए। कैसे डूबे बच्चे, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। आपको बताते हैं जनपद संभल में 3 बच्चे गाय चराने गए थे, वहां पर जो है डूब गए हैं, जिसमें 2 लोगों के लिए बच्चों के लिए बाहर निकाल लिया गया है और एक बच्चा अभी तक नहीं मिला है। पूरा मामला जनपद संभल के जो गाय चराने गए थे और गाय चराने के दौरान बच्चों को गर्मी लगी। गर्मी इस कदर लगी कि बच्चे जो है गंगा स्नान
में जो है नहाने चले गए थे। जब बच्चे नहाते हुए जो अंदर चले गए तो गंगा की धार में जब अंदर जाने के बाद में तीनों बच्चे मर डूब गए। तो आसपास के लोग पहुंचे तो 2 लोग बच्चों के लिए बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चा अभी तक नहीं मिला है। मौके पे पुलिस पहुंच चुकी है, प्रशासन पहुंच चुका है और आसपास के गोताखोरों के लिए बुला लिया गया है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चला है। ये भी बताया जा रहा है कि बच्चा अभी तक कई गोताखोर बता रहे हैं कि लंबे धार से हो सकता है कि बाहर लंबा निकल गया हो, लेकिन अभी तक गोताखोर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे का कोई अता पता नहीं मिला है। नाव भी बुला ली गई है और प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। अब देखना होगा तीसरा बच्चा इसलिए कब निकाला जाएगा। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो वहीं राजस्थान बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया है। किसने रचा है इतिहास, बता रहे हमारे संवाददाता स्नेह। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं बोर्ड ने तीनों ही वर्ग कला, विज्ञान और वाणिज्य का जो रिजल्ट है वह एक साथ ही जारी किया है। अगर राजस्थान के टॉपर की बात करें तो खेरतल की रहने वाली प्राची सोनी ने पूरे राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त करा है। इन्होंने साइंस वर्ग में पांचों ही सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक प्राप्त करे हैं। वहीं इस बार के जो रिजल्ट में लड़कियों का जो दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अगर तीनों ही वर्गों की बात करें तो राजस्थान में विज्ञान वर्ग का जो रिजल्ट है वो 98.73 रहा है। वहीं यदि हम बात करें कि वाणिज्य का क्या रिजल्ट रहा है तो वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट रहा है 96%। वहीं कला का जो रिजल्ट है वह रहा है 98 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी मेधावी और सभी जिन्होंने भी अव्वल अंक प्राप्त करे उन सभी छात्राओं को एक्सपोस्ट पर बधाइयां दी है और कहा है कि आने वाले आपके भविष्य के लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। कैमरामैन मनीष के साथ स्नेहा, इंडिया वॉइस राजस्थान। तो वहीं झांसी में 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल वर्मा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के 5वें चरण का चुनाव आज 20 मई को संपन्न होने जा रहा है। झांसी ललितपुर सीट की बात करें तो यहाँ मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा। लगभग 60% के आसपास मतदान का आंकड़ा जो छुआ है। शुरुआती चरणों में हमने देखा था मतदान प्रतिशत बहुत कम आ रहा था, जिसके बाद शासन प्रशासन ने लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए। कई समाजसेवी संगठनों, व्यापारिक संगठनों, नेताओं ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें पूरा सहयोग दिया। झांसी महानगर और झांसी की जो अन्य विधानसभा सीटें, उनके साथ ललितपुर की जो विधानसभा सीटें, सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण व्यवस्था से सकुशल संपन्न हुए। छुटपुट एक दो जगह घटनाएं हुई हैं, वहां पर शासन प्रशासन द्वारा उन्हें शांत कराया गया। ग्रामीणों को समस्या थी, कहीं बहिष्कार भी हुए, उन्हें भी आश्वासन देकर वहां भी वोट डलवाए गए, जिसके लिए हमारा जिला प्रशासन, हमारे मंडल आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, डीआईजी महोदय, एसएसपी महोदय निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। जो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ा है, सुबह देखने को मिल रहा था कि भीड़ थी, दिन में थोड़ी भीड़ कम हुई, लेकिन मतदाताओं का आवागमन जो वो लगातार बना रहा। सुबह जब हम लाइव थे तो हमने चैनल के माध्यम से आपको एक संदेश दिया था कि वोटिंग परसेंटेज जो है 60% के आसपास पहुंचेगा, और वो शाम को ये सिद्ध होता नजर आ रहा है कि मतदाता अब जागरूक हो चुका है। इस बार मतदान पार्टी का प्रत्याशी या किसी गठबंधन का प्रत्याशी नहीं, जनता लड़ रही है। झांसी से यश चौहान के साथ इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर जवानों ने एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है। कौन है यह महिला और क्यों गिरफ्तार किया जवानों ने, इसे बता रहे हमारे संवाददाता शुभम। राजौरी सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं तो महिला राजौरी के इलाके में जो है वहां से इस महिला को जो है वो पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये महिला जो है वो हिंदुस्तान की जो है वो सीमा में आने की कोशिश कर रही थी, और जब इसे सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ लिया गया तो पता चल पाया कि ये जो महिला है वो गूंगी है, ये बोल नहीं सकती। जिसके बाद जो है वो फिलहाल वहां पर जो है वो जांच पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि इस महिला की जो उम्र है वो 48 साल है, और ये महिला जो है वो पाकिस्तान से
जो है वो हिंदुस्तान की नियंत्रण रेखा LOC राजौरी सेक्टर में पहुंच गई और फिलहाल सुरक्षा बलों ने जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी महिला जो है जो गूंगी है, जो बोल नहीं सकती, वो जो है वो हिंदुस्तान की सीमा में किस तरीके से पहुंच गई। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू। तो वहीं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के गांव रामपुर टेपरा में मतदान करने आए लोगों से इंडिया वॉइस के संवाददाता कुंवर दिवाकर सिंह ने खास बातचीत की। सुनिए। रामपुर टेपरा विकासखंड हुजूरपुर विधानसभा पयागपुर में खड़े हैं। आइए, मैं जनता, मेरे साथ कई लोग खड़े हैं, दिखाना चाहेंगे। हम इनसे जानते हैं कि राष्ट्र के मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं, किया है, कितने % वोट हुआ है, क्या माहौल है, कि विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये हमारे साथ खड़े हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल यादव। आप किस मुद्दे पर इलेक्शन वोट डाले? हाँ, दिखाएं जरा वो अपने। ये आप किस मुद्दे पर वोट किए? भाजपा। राष्ट्र के मुद्दे पर किए हैं, विकास के मुद्दे पर? राष्ट्र। यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ। आपका क्या नाम है दादा? मनीराम। आप किस मुद्दे पर वोट किए? अरे विकास पे करेंगे है जो है कि क्या विकास हुआ? अरे काम सब रोड बने हैं। किसको आपने वोट दिया? भाजपा को दिया गया है, कमल फूल। आपका क्या नाम है? बगोलिया। आप राष्ट्र के मुद्दे पर वोट किए हैं कि जो है विकास पर? विकास पे दिया है। विकास क्या भाजपा ने किया? रोड है। सपा कह रहे विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है। आपका क्या नाम है दादा? भीम सिंह। क्या आप कहना चाहेंगे? मतदान कितने गांव के आपके कितने % मतदाता कर चुके हैं? घर के कितने लोग कर चुके हैं? इधर तो सब घर के पूरे कर चुके हैं। किस मुद्दे पे आपने वोट किया? विकास के मुद्दे। विकास क्या क्या हुआ? बहुत सा हुआ है विकास, रोड, खरंजा और सब और है। गांव में कितने वोट हैं लगभग? हाँ, होंगे कम से कम 127। कितने वोट पड़ चुके होंगे? होगा 100 तो। हमारे साथ युवा लोग खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। जो है करण भूषण सिंह युवा प्रत्याशी हैं और बाहुबली सांसद भूषण सिंह के बेटे हैं। कैसे बेटा, आपने रोजगार आजकल कह रहे सपा की रोजगार नहीं मिला है बच्चों को, क्या पढ़ रहे हैं और क्या मांगे हैं और किस मुद्दे पर वोट किया? वोट किया आपने? जी सर। दिखाएं जरा, ये बताएं। जी सर, अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और काफ़ी सारे रोजगार निकल रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनको मिल रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको कहाँ मिलेगा। बस यही कहना। आउटसोर्सिंग कर दिया, ठेका कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म की जाए, इस पर क्या कहना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए निकल रही है। अभी जल्दी ही निकली थी, बस पेपर लीक होने के चक्कर में वो रद्द हो गया, फिर से उसके लिए किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? अखंड प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं या शिक्षा पर? विकास मुद्दे पर। विकास क्या क्या हुआ? बहुत सारे विकास हुए हैं। आपका क्या नाम है? सचिन सिंह। आप किस मुद्दे पर वोट किए हैं? विकास के मुद्दे पे। ये हमारे साथ मिंटू सिंह है, प्रधान भी रहे हैं यहाँ के, जो है सम्रांत व्यक्ति हैं और काफ़ी जो है चर्चाओं में रहते हैं और जो सम्रांत व्यक्ति हैं। जो मैं जिनसे जानता हूँ गांव का क्या माहौल है, क्या विकास हुआ है? गांव का विकास ये हुआ, एक रोड है लक्ष्मणा घाट तक डामर रोड जो सांसद जी ने बनवाया है, धर्म स्थान वाली तावन खड़ंजो लगा, विधायक जी ने लगवाया, सांसद जी ने लगवाया, और फ्री राशन मिल रहा है हर माह। बिजली और जनहित पे जो है क्या क्या विकास हुए? जनहित में जो उनके पास जाता है उनका विकास, उनका काम करते हैं और विकास तो हो ही रहा है। करण भूषण सिंह कितने वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 5 लाख वोट। सपा क्या क्या किया आपका? सपा क्या क्या किया? सपा अच्छा है, भाजपा अच्छा? सपा अच्छा। ये हमारे साथ गांव के काफी लोग थे और मैं इनसे जनहित पर, विकास के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर बात किया। कुंवर दिवाकर सिंह, बहराइच से, इंडिया वाइज। तो वहीं अमेठी लोकसभा सीट के 5 विधानसभाओं पर सकुशल चुनाव संपन्न हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान आज अमेठी में सकुशल संपन्न हुआ। अमेठी में तकरीबन 17.5 लाख वोटरों ने आज प्रत्याशियों के भाग को ईवीएम में बंद कर दिया है। आपको बता दें कि अमेठी में 3 बड़े चेहरे जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से केएल शर्मा और वहीं बहुजन समाज पार्टी से नन्हे सिंह चौहान मैदान में है। अब देखना ये होगा कि 17.5 लाख वोटरों ने आज मताधिकार का प्रयोग करके ईवीएम में इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बंद कर दिया है। 4 जून को अमेठी में मतगणना होगी। अब देखना ये होगा कि पूरी दमखम के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, उसका कितना असर देखने को मिलेगा। आने वाली 4 तारीख ही बताएगी कि अमेठी का नया सांसद कौन होगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी।
तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।